भेंट करता है दीपक निषाद। तो आइए सुनते हैं पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। नमस्कार, कार्यक्रम पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमसे बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता। आप आयुर्वेद चिकित्सक हैं, समाजसेवी हैं और समाज के कई आयाम पे आप काम करते हैं। और जिस विषय के परिप्रेक्ष्य में हमने आज आपको आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में बातचीत के लिए, वो विषय है विश्व योग दिवस। योग भारत की प्राचीन संस्कृति की एक अमूल्य देन है और ये एक तरीके से संपूर्ण जीवन पद्धति है। योग के बारे में और विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे मैम। सबसे पहले योग की आपकी जो व्यक्तिगत निजी यात्रा रही है, ताकि श्रोताओं को एक झलक भी मिले कि योग में आप कितना दखल रखती हैं। आप क्या बताना चाहेंगे, आपकी योग यात्रा कब से शुरू हुई और आपको योग करना अपने आप में क्या परिवर्तन महसूस हुआ? सबसे पहले तो सागर आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। योग की यात्रा बचपन से ही प्रारंभ हो गई, क्योंकि मेरे बाबा जी भी योग प्राणायाम करते थे। वो हम लोगों को विरासत में मिला और शिक्षा के साथ योग की शिक्षा भी करी को पूरी दुनिया में पहुंचाया गया। खासकर जब से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का दिन तय किया, तब से पूरी दुनिया ने इसको सामूहिक रूप से 21 जून के दिन मनाना स्वीकार किया। और आगे हम इसमें जानना चाहेंगे मैम कि योग विषय की बात हम करना चाहें जी। योग का क्या महत्व है संपूर्ण मानव समुदाय की, यदि हम बात करें मानव समाज की बात करें जी। क्यों करना जरूरी है और इससे क्या लाभ मिलता है? देखिए, पहले तो आप उसके शब्द के अर्थ पे ही जाएं तो योग है। योग का अर्थ है जोड़ना, और योग की एक परिभाषा है युज्यते अनेन इति योगा, जो हमको जोड़े तो वो योग है। और दूसरा है चित्तवृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि ने दिया है, जो हमारे विचार बार बार आते हैं और हमारे फोकस को डिस्टर्ब करते हैं। जो एकाग्रता आज विद्यार्थियों की समस्या है, तो उस परिभाषा को अगर हम लें तो वो एकाग्रता को देने वाला है। तो विद्यार्थियों के और जो लोग भी अपना एक महत्वपूर्ण बौद्धिक स्तर पे कार्य कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता में योग बहुत लाभकारी है। फिर हम उसको अगर भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से अंग उपांगों दोनों के ऊपर योग सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक एक अंग, एक एक उपांग, सूक्ष्म व्यायाम, सारी चीज़ें पूरी तरीके से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखती हैं। जो आयुर्वेद में एक परिभाषा चरक ने दी हुई है, प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि, कि जिसको बाद में WHO ने स्वीकार किया, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो ये तीनों चीज हमको देता है, और जब ये तीनों चीज देता है तो नकारात्मकता हमारे अंदर से कम होती है, व्यक्ति के अंदर से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो व्यक्ति सृजनात्मक होता है, विषम परिस्थितियों से हारता नहीं है, उसको अप्राप्य कुछ नहीं लगता है। अपने परिश्रम के बल पे, अपनी आत्मशक्ति के दम पे वो जिस भी क्षेत्र में जाता है, एक धैर्य उसके अंदर धारण होता है और उसके बल पे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्षमता रखता है। व्यक्ति की जो संपूर्ण क्षमता है उस तक पहुंचाने में योग आपकी मदद करता है। और बहुत बेहतर आपने बताया कि शरीर, मन, आत्मा तीनों के शुद्धिकरण के लिए, एकाग्रता के लिए योग करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वंदना गुप्ता मैम, चूंकि आप योग साधिका होने के साथ साथ एक आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं जी, तो आज के समय में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं और कुछ असाध्य बीमारियां भी हैं जी, जो मेडिकल साइंस में शायद उनका उपचार या इलाज कई बार कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है। लेकिन योग जैसी क्रिया से कई बार लोगों को बहुत चमत्कारी परिणाम मिले हैं। लोग बताते हैं कि योग करने से वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो? जी, देखिए, इसमें जो योग कहा गया है वो अष्टांग योग का वर्णन आता है। उसमें 8 अंग हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 अंग हैं। उसमें से एक अंग आपका आसन और फिर दूसरा एक प्राणायाम, 2 अंग पे हम लोग ज़्यादा फोकस होते हैं। जबकि उसके साथ साथ जो यम कहा गया है, नियम कहा गया है, वो भी आवश्यक है अगर आप उसका और अच्छा जीवन में परिणाम चाहते हैं। तो हम आसन और प्राणायाम पे ही आते हैं। तो प्राणायाम क्यों आवश्यक कहा गया है? प्राण आयाम, अगर हम प्राणायाम करते तो मेरे प्राणों का आयाम बढ़ता है।
कहते हैं कि जो भी जीव जितनी जल्दी सांस लेता है उसकी उतनी कम आयु होती है। और प्राणायाम क्या करता है, हमें दीर्घायु कैसे बनाता है, इसका वैज्ञानिक कारण है कि हमारे जो सांस लेने का बीच का अंतराल है उसको वो बढ़ा देता है, लंबित कर देता है। कहते हैं लोग सांसें निश्चित मिली हैं तो ठीक है, इसमें हमारी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ठीक है हमको 10 सांसें मिली हैं तो हम उसको बहुत लंबा कर लेंगे एक एक सांस को, तो जीवन दीर्घायुष्य हो गया, अवधि बढ़ा लेंगे। तो प्राणायाम से ये है कि प्राणवायु जो है वही आधार है जीवन का। जब हम प्राणायाम करते हैं तो श्वसन तंत्र जो हमारे वाइटल पार्ट्स हैं, ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन के साथ ही हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। ब्लड में जो भी चीज़ें वो अंग उपांगों तक जाती हैं, शरीर में पहुंचता है, तो सभी अंग उपांगों में। अब आप जानते ही हैं कि एनीमिया उन्मूलन गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ रहा है, वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रक्ताल्पता के कारण आप काम ही करने लायक नहीं रह जाते हो किसी भी। तो अब आप सोचिए कि इसी से योग प्राणायाम अगर हम करें तो हमारे अंग उपांगों को इतनी शक्ति मिलती है और हम कई बीमारियों से अपने आप बच जाते हैं। तो प्राणायाम बहुत आवश्यक है, उससे आपकी जीवनी शक्ति मिलती है और जीवनी शक्ति के दम पे आप सब कर सकते हो। और व्यायाम, आसन, अलग अलग व्याधियों में ये बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है। और कोई भी व्यक्ति कैसा भी बीमार हो, जैसे आपने कैंसर की बात कही या ऐसी व्याधियां जो असाध्य हैं, जिनका अभी बहुत सी चीज़ों का इलाज परमानेंट क्योर नहीं है, तो उनके लिए भी आपका आसन प्राणायाम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से शरीर की टॉक्सिसिटी को हटाने के लिए आपका जो 5 प्राणायाम तो आप डेली कर सकते हैं। उद्गीत, ओम का उच्चारण, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, आपका इसके साथ कपालभाति करते हो, उज्जाई करते हो और भ्रामरी करते हो। तो भ्रामरी विशेष रूप से मेमोरी के लिए हो गया। कपालभाति विषाक्तता को सारे शरीर से बाहर करने की, और जो मोटापा है आपका, मतलब पेट पे जमा हुआ हमारी वसा है, चर्बी है, उसको विशेष रूप से हटाने के लिए। और जो भी शरीर के अंदर गांठें हैं, ये जब विषाक्तता को हटाता है तो जो भी उससे निर्मित चीज़ें हैं उनको बाहर करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज़ है सूर्य नमस्कार, जो 12 आसनों का एक वो होता है। और इसके लिए एक मेरी पंक्ति है, नमस्कार नित करो सूर्य को, हर एक व्याधि भगाता है, तन मन की नित शुद्धि करता, योग लक्ष्य का दाता है, योग कर्मसु कौशलम। कंपोजिट एक एक्सरसाइज है बिल्कुल, आपका सूर्य बिल्कुल। नमस्कार, 12 आसन उसमें शामिल। अगर आपने सूर्य नमस्कार ही सिर्फ कर लिया तो आपको बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लाभ मिल जाएंगे। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात आपने ये बताई कि आपको दीर्घायु बनाने में योग कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राणायाम का इतना ज़्यादा महत्व है। आप जो प्राणवायु लेते हैं तो रक्त कोशिकाओं में पूरे ऊतकों तक रक्त का जो प्रवाह है वो फैल जाता है, बिल्कुल, और पूरे कोशिकाओं तक रक्त पहुंचता ऑक्सीजन को पहुंचता, ऑक्सीजन के साथ साथ सारी चीजें पहुंचती हैं। बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं और आपने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसको बताया। थोड़ा सा हम महिलाओं के ऊपर ही फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि आप महिला भी हैं, आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं और बहुत लंबे समय से आप योग की साधना कर रही हैं। आपने बताया कि परिवार से विरासत के रूप में आपको ये विधा, ये शिक्षा, ये विज्ञान मिली है। तो महिलाओं के लिए आप बताइए कि उनके लिए कौन से आसन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं के कुछ खास प्रकार के रोग होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, उसको जो सही कर सकें, ट्रीटमेंट उनका कर सकें। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी क्या योग करना संभव है? गर्भवती महिलाओं से ही शुरू होते हैं जी। गर्भवती महिलाओं के लिए एक निश्चित प्रकार का योग होता है। जैसे अब हम उसमें कपालभाति करने लगे तो वो तो बच्चे को ही डिस्टर्ब कर देगा। तो हमको जानकारी के साथ कौन से हम आसन कर सकते हैं गर्भावस्था में, उसका हमको ध्यान रखना है। आप प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, उद्गीत कर सकते हैं, ये आप प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। मगर कपालभाति आपको नहीं करना है गर्भावस्था में। बेहतर है कि प्रशिक्षित जो योग ट्रेनर हैं, आप उनकी देखरेख में, उनकी सुपरविजन में करें। कुछ दिनों उनकी देखरेख में करने के बाद आप स्वयं से करने में सक्षम हो जाएंगे। और ये सामान्य प्रसव की तरफ आपको लेके जा सकता है योग? बिल्कुल लेके जा सकता है। सामान्य तो देखिए, प्रकृति ने सामान्य प्रसव की ही व्यवस्था कर रखी है। किसी भी प्राणी को देख लीजिए, किसकी सिजेरियन होती है, मानव को छोड़ के। तो सामान्य प्रसव तो होना ही चाहिए, मगर हमारा कुछ इस प्रकार का रहन सहन, खान पान, दिनचर्या विशेष रूप से ऐसी हो गई है कि वो सामान्य प्रसव
नहीं हो पाने की स्थिति में होता है, या फिर कोई कई बार रिस्क नहीं लेना चाहते सामान्य का किसी कठिनाई के कारण, कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस समय ऐसी इमरजेंसी बनती है कि आपको ऑपरेशन करना पड़ता है। मगर आप अगर रेगुलर योग प्राणायाम आपके जीवन का हिस्सा है तो नॉर्मल प्रसव आपको होगा ही होगा। और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों नॉर्मल डिलीवरी हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। योग आपको तंदुरुस्त रखता है। योग आपको मानसिक रूप से भी उस समय जो गर्भावस्था के दरमियान जो तनाव या समस्याएं आती हैं उससे निपटने में आपकी मदद करता है। सामान्य लड़कियों की, किशोरावस्था की लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में खासकर जो समस्याएं पीसीओडी या पीसीओएस की होती है जी, उसको एड्रेस करने में या उसका ट्रीटमेंट करने में, उसका क्योर करने में, उसका इलाज करने में योग कितना सक्षम बनाता है आपको? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि योग के अंदर सभी प्रकार का आपको लाभ मिल सकता है, मगर उसको जीवन का अभिन्न हिस्सा अगर बना के रखते हैं तो आप सोचिए कोई चीज़ बहुत बड़ी हो गई और हमको तत्काल योग प्रभाव दे दे, अपना असर दे दे, तो ऐसा तो किसी भी जगह संभव नहीं। बहुत बढ़ गया है तो आपको दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही हैं आपके ऊपर। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगी कि आप किसी भी तरीके से जीवन का अभिन्न हिस्सा इसको मान लीजिए। आधे घंटे दीजिए, 20 मिनट दीजिए, नहीं कर सकते सूर्य नमस्कार करिए। ग्रामीण अंचल में चलो हम लोग एक टोली बनाते हैं, सामूहिक सूर्य नमस्कार करें। महिलाएं हैं, सामूहिक सूर्य नमस्कार करें। नहीं है घर में ही 4 लोग इकट्ठे होकर करें, कोई नहीं अकेले ही कर लें, मगर करें जरूर। इससे पूरा की पूरा आपको बीमारियों से बचने का, ये एक कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, तो आपको ये सब प्रकार की व्याधियों से बचाता है। बीमारियों और दवाइयों से बचना है तो आपको योग करना है। और बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि योग को एक अभियान के रूप में शुरू करें। सिर्फ 21 जून नहीं, हर दिन योग के लिए समर्पित करें और कुछ समय, कुछ क्षण निकालें योग करने के लिए। अब आप देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उसमें शीतलीकरण व्यायाम है। तो अब शीतलीकरण आपने तुरंत, कितनी बड़ी बॉडी को आपने तुरंत जो गर्म हो रहा है उसको तुरंत आपने थोड़ा सा जीभ को मोड़ के जो करते हैं उससे, तो ये कितनी बड़ी चीज है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो तुरंत बॉडी को इतना वो कर दे। तनाव या स्ट्रेस होने पे भी लोग बोलते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जहाँ हैं वहीं बैठे बैठे आराम से ओम का उच्चारण करिए। ओम का, ओम के उच्चारण से आपकी शांति, मन के अंदर एकदम रिलैक्सेशन होगा। खिलाड़ियों को भी हमने कई बार देखा है कि वो मैदान के भीतर गहरी सांस लेकर के अपने आप को शांत करते हैं। बिल्कुल, परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। बिल्कुल। आदमी कहता ना आराम से सांस लो फिर बात करो, तो इस कहावत के पीछे का अर्थ ही गहरी सांस लो। गहरी सांस माने कि अच्छी ऑक्सीजन जाए, सोच समझ के आप जो कुछ कर रहे हो निर्णय ले पाओ, अपने लिए बेहतर सोच पाओ। तो गहरा श्वसन तो बहुत जरूरी है। लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता, वाइटल पार्ट्स, इसीलिए कहा गया है कि सांस के बिना आप कितनी देर रुक पाओगे। योग कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में प्रतिक्षण हमारे जीवन में शामिल है। उसे तरीके से करने की ज़रूरत है, उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है ताकि उसके असली लाभ को हम ग्रहण कर सकें। मैडम, एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे। कई लोगों का ऐसा कहना है कि योग सिर्फ शारीरिक खींचतान है या शारीरिक व्यायाम है। आपने पहले भी ये स्पष्ट किया कि मन, आत्मा, शरीर के संतुलन को योग हम कहते हैं। वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, या इस थ्योरी को आप क्या कहना चाहेंगे कि शारीरिक व्यायाम सिर्फ योग नहीं है? शारीरिक व्यायाम केवल समझना बहुत बड़ी भूल होगी, अज्ञानता होगी। ये भारत का बहुत बड़ा शोध कार्य है, और जो अलग अलग हुआ था, महर्षि पतंजलि ने इसको एकत्रित करके सारा एक जगह दिया और बिखरे हुए ज्ञान को उन्होंने जन कल्याण के लिए एक जगह एकत्रित करके दिया। और इस पे रिसर्च आप देखिए इस तरीके से है कि एक एक पशु पक्षी की हैबिट्स पे, उनके स्वभाव पे अध्ययन किया गया, उनकी विशेषता पे अध्ययन किया गया, और उसको अपना करके मानव शरीर कैसे उस तरीके की क्रिया को अपना करके अपने अंदर क्या क्षमता पैदा कर सकता है, उस चीज को किया। जैसे उदाहरण के लिए मैं दे रही हूँ कि हाथी कुंजल करता है। हाथी पानी लेता है और उसको पूरा तेजी से निकाल देता है, इसको कुंजल बोलते हैं। अब उस कुंजल से वो इतने बड़े शरीर को स्वस्थ कैसे रखता है, तो इसको उन्होंने लिया। तो हम पानी को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद हम पूरा पानी निकाल देते हैं, तो हमारी आंतें धुल जाती हैं। एक तो है हमारा पूरा आपका स्टमक वॉश होना, तो ये स्टमक वॉश हो जाता है, पूरा डिटॉक्स हो जाते हैं, डिटॉक्स जो भी आपका उसमें, इससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। और दूसरा शंख प्रक्षालन, आंतों को पूरा,
तो आपने स्टमक तक कुंजल किया, देखिए शंख का अध्ययन किया, शंख में ऊपर से जल डालो तो घूमता घूमता नीचे निकल जाता है। तो इसी तरह शंख प्रक्षालन ऐसा है कि आपने जल ग्रहण किया और इसके बाद मल निकलना चालू होगा और फिर अंत में पानी ही पानी जाएगा। तो पूरी बॉडी को आपने जो है वो सर्विसिंग कर डाली और फिर उसका बेहतर परिणाम आपको विषाक्त पदार्थों को निकाल के उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, शुद्धिकरण कर देना। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया कि इस तरह हमारे सारे आसन, चाहे मयूर आसन ले लीजिए, कुक्कुट आसन ले लीजिए, मंडूक आसन ले लीजिए, ऐसे करके जितने आपके मकर आसन ले लीजिए, भुजंग आसन ले लीजिए, इतने आसन जो आपके हैं वो सारे आपको एक एक अध्ययन रिसर्च के बाद आए हैं, उनका नाम भी आया है। आज की पीढ़ी के हिसाब से हम कुछ समस्याओं की बात कर लेते हैं। जी हाँ, डिजिटल युग है, बिल्कुल, आधुनिकीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है, जी, उसका असर भी हमारे समाज में हमेशा देखने को मिलता है। जी। इसके साथ ही बहुत कम उम्र में युवाओं को खासकर जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तनाव की, अवसाद की, कई बार करियर को लेके, कई बार पढ़ाई को लेके, कई बार रोजगार को लेके, कई बार संबंधों को लेकर के भी पारिवारिक तनाव भी हो जाता है। ये तनाव या अवसाद की स्थिति से निपटने के लिए योग विज्ञान, योग विधा, ये कितनी कारगर है? इस तनाव को पूरी तरीके से नियंत्रित करने में योग विधा कारगर है, मैं तो ये बात बोलूँगी आपको। और वो कैसे? क्योंकि आज जो हमको आपने जितनी भी समस्याएं बोली हैं, ये सारी भौतिकता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, भोगवादी संस्कृति से जुड़ी हुई समस्याएं, बहुत भौतिकवाद से जुड़ी समस्याएं। और योग क्या हमको आत्मिक की ओर भी ले जाता है। समस्याएं जो हैं, अगर हम उधर स्पिरिचुअली करेक्ट हो जाते हैं, आत्मिक रूप से हम करेक्ट हो जाते हैं, तो ये भौतिकवाद पे हमारा इससे पैदा समस्या ही नहीं होंगी। हमें हमारे अंदर ये विवेक आ जाता है, हमको कितना, कितने समय तक, किस चीज़ का कितनी देर उपयोग करना है, तो वो नियंत्रण हमको आ जाता है। हमें रहना तो इसी युग में है, तो हमको डिजिटल कॉन्टैक्ट में कितनी देर रहना है, हमको स्क्रीन टाइम कितना करना है, हमको दिनचर्या को कैसे, रात में कितनी देर जगना है, सुबह हमें कितने देर उठना है, ये सब योग बताता है आपको। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात योग करता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, सुबह एक समय आसन प्राणायाम करने के लिए योग बताता है। तो आपकी दिनचर्या को भी व्यवस्थित करता है और दिनचर्या को वो प्रकृति के साथ व्यवस्थित करता है। जब आप प्रकृति के साथ रहेंगे तो आपको विकृत नहीं परेशान करेगी। हम प्रकृति से जैसे जैसे दूर हो रहे हैं, वैसे वैसे ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अगर आप देर रात में सो रहे हो, सुबह आप कितना भी उठो, दिन भर आपके अंदर वो फ्रेशनेस रहेगी ही नहीं। तो ये सब कुछ हमको योग जोड़ता है और इन सारी समस्याओं का समाधान भी योग के अंदर है। जिसके लिए मैं ये एक लाइन कहना चाहूँगी कि मानवता का संरक्षक ये समरसता का चारा है, सबको जोड़ता है एक साथ। आपके अंदर जो अभी इस समय एक तनावपूर्ण वातावरण है ना, क्रोध बहुत तेजी से आता है, लोगों को झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, धैर्य नहीं है, ये सब कुछ इंद्रिय नियंत्रण, एकादश इंद्रिय की बात करता है। और हठ योग देखिए, ये इंद्रिय नियंत्रण, जो हठ योग करते हैं उनका इंद्रिय नियंत्रण होता है कि वो एक ही मुद्रा में लंबे समय तक, या नहीं खाना है तो नहीं खाना है, खड़े रहना है एक मुद्रा में तो खड़े रहना, ये हठ योग है। तो ये आपको आत्मनियंत्रण सिखाता है। तो योग के अंदर क्या नहीं है, वो सब कुछ है जो आज के दौर की समस्याएं उनके समाधान के रूप में। आज के दौर की समस्याओं के समाधान के लिए योग बहुत कारगर विज्ञान है, ऐसा आपका मानना है, बिल्कुल कहना है। और इसके परिणाम भी हमारे सामने बिल्कुल साफ साफ परिलक्षित भी होते हैं। आखिरी में चलते चलते जी, आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं के बीच में कुछ संदेश जाए। और आपने बताया कि योग को एक अभियान के रूप में अपनाने की ज़रूरत है। टोलियां बनाएं, समूह बनाएं, समूह में योग करें, घर में घर के पारिवारिक सदस्यों के साथ आप योग करें, ताकि योग के लाभ को आप सामूहिक रूप से महसूस कर सकें, एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? कई लोगों के पास बहाना होता है कि समय नहीं है, तो कितने समय तक करना सही होता है और कहाँ करना सही होता है, और कहाँ से वो मोटिवेशन या प्रेरणा लेकर के आए कि हमें योग डेली करना है, प्रतिदिन करना है। क्योंकि आपने कहा कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा, रोजमर्रा की बात बनानी पड़ेगी, तभी जाके योग के लाभ को आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। समय तो वही 24 घंटे सबके पास है, समय का प्रबंधन हमको आना चाहिए। जिस शरीर को हम दिन भर दौड़ाते हैं, उसके लिए हमको रिचार्ज, मोबाइल को दिन भर चलाते हैं और फिर कहते हैं अब डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज पे लगाते हैं, हम भौतिक उससे जोड़ के बता रहे हैं। तो हमको जो है सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठना है, कम से कम आप 5 से 6 के बीच तो उठ ही जाइए। और जब आप उस समय उठ जाएंगे
तो 1 घंटा आप अपने लिए दीजिए, आसन प्राणायाम को दीजिए। उसी समय आपको इतना फ्रेशनेस आएगी, इतनी ताजगी महसूस होगी कि आपकी कार्यक्षमता में गुणांतर वृद्धि हो जाती है। जो काम आप कई घंटों में करते हैं वो कुछ घंटों में आप करने लगते हैं। तो ये आपकी कार्यक्षमता की वृद्धि करता है। तो सुबह का समय और शाम का समय, अगर आपको सुबह समय नहीं है, आप शाम के समय भी वही 5 गोधूली बेला जिसको कहा जाता है, आप 5 से 7 के बीच में आप कर सकते हैं। उस समय फिर एक फ्रेशनेस, थकान दिन भर का वो निकलने के बाद खाली शाम पेट के करना समय उपयुक्त खाली रहता है। पेट तो उपयुक्त रहता ही है, क्योंकि आप सभी प्रकार के आसन कर रहे हो तो खाली पेट ही किया जाता है। कम से कम भोजन के 3 घंटे के पश्चात होना चाहिए आपका। तो ये तो हो गया कि आप किस समय करें। दूसरा, आपको करना जरूरी है यदि आप अपने को अच्छा रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप दीर्घायुष जीवन जियो, आप सभी संसाधनों का उपयोग करके एक अच्छा समाज के अंदर अपना नाम करो, काम करो, आगे बढ़ो, परिवार को बेहतर दो, समाज को दो, राष्ट्र को दो। तो पहले तो जिसको देना है उसको देने वाला होना चाहिए। तो देने वाला होने के लिए आपको अपने को स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो दूसरी चीज ये हो गई। और तीसरा जो आपका विषय है, युवाओं के लिए ये संदेश है, आप कैरियर में जहाँ भी जाना चाहते हैं, पहले इसको मन में सोच लीजिए। आप आसन प्राणायाम करके, हम कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो आप खुद करके देख लीजिए कुछ दिन। आपको नहीं अच्छा लगता है, परिणाम अच्छा नहीं आता, आप छोड़ दीजिएगा। और हम सीखे कहाँ से, हमको समय नहीं, हम कहीं जा नहीं सकते हैं। तो आज बहुत अच्छे अच्छे संस्थान, निःशुल्क चल रहा है सब कुछ, लोग लगा करके उसको ध्यान प्राणायाम उन्हीं के साथ कर लेते हैं मार्गदर्शन में। तो हमको सब कुछ हमारे पास है, थाली में परसा हुआ है, हमको उठा के मुंह तक डालने की ज़रूरत है। और जब तक हम डालेंगे नहीं तब तक हमको परिणाम बेहतर बहुत बड़ी नहीं बात है, पाएगा। आपने कहा कि थाली में परोसा हुआ है, क्योंकि ये पीढ़ियों का, पूर्वजों का बिखरा हुआ ज्ञान था। बिल्कुल, उसको एक सूत्र किया गया और जी। समाज के सामने आज है, और बस आपको उसका उपयोग करना और है। सबसे बड़ी चीज है, जब विश्व ने इसको माना और जाना, तब ना इसको विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकार किया। तो जब विश्व जिसको स्वीकार रहा है हमारी धरोहर को, तो हमें तो वैसे ही समझ लेना चाहिए कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण हम चीज तो है। उसके संवाहक ही हैं, तो हमें जी। अपने दैनिक जीवन में इसे लागू ही करना लागू चाहिए। करना चाहिए। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा निवेश यदि आप किसी चीज़ में कर सकते हैं तो अपने स्वास्थ्य में कर सकते हैं और योग के निमित्त कर सकते हैं। बिल्कुल, कहा और गया है पहला सुख निरोगी निरोगी काया। काया, दीर्घायु जीवन के लिए, निरोगी जीवन के लिए, प्राणी मात्र के लिए योग बहुत आवश्यक है। और बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि योग आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है, और इस तरीके से संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। और शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए ये संतुलन पैदा करने का काम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और संपूर्ण जीवन की पद्धति को बेहतर बना देता है। एक लाइन बोलना चाहूंगी कि भगवान कृष्ण को कर्म योगी कहा गया है, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग की परिभाषा दी है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम मिलेगा। आप अच्छा चाहते हैं, आपको अपने जीवन के लिए अच्छा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा चाहिए, आप योग को अपनाइए। तो इस तरीके से कर्म में भी आप कुशल रहेंगे जब स्वस्थ रहेंगे। कॉज एंड इफेक्ट की बात है, कार्य और परिणाम की बात है। आपके बिल्कुल। कार्य बेहतर रहेंगे तो परिणाम भी बेहतर बेहतर होगा। होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता मैम आपका। आप आयुर्वेद चिकित्सक हैं, समाज सेवी हैं, और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपने योग की व्याख्या, योग की परिभाषा, योग के लाभ, इसको आपने बहुत सरल भाषा में हमारे श्रोताओं तक पहुँचाया। आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको, सागर आकाशवाणी को और समस्त श्रोताओं को भी जो हमारी वार्ता को सुन रहे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस निवेदन के साथ कि इसको अपनाइए और अपना जीवन में परिणाम बहुत अच्छे पाइए। विद आकाशवाणी सागर। विषय था योग की वैज्ञानिकता व वर्तमान वैश्विक समस्याओं के समाधान में उपयोगिता। गेस्ट थे डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, भेंट करता दीपक निषाद। ये आकाशवाणी